दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आर.के. महेश्वरी और हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के संदर्भ में वेनेरियो 1 पर अपना डिस्कशन कंटिन्यू चल रहा है। और वेनेरियो 1 हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कब कहाँ दें, क्या जाने कि कैसा पेशेंट होगा, कैसी बीमारी होगी और किन किन बीमारियों पर हमें वेनेरियो 1 दिया जाना चाहिए। ये चीज़ जानना बहुत क्या ज़रूरी है कि हम वेनेरियो 1 की प्लांट की स्टडी करें, और जब वेनेरियो 1 की प्लांट की हम स्टडी अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि वेनेरियो 1 का यूज़ हम कहाँ कहाँ करें, वेन 1 का यूज़ हम कहाँ कहाँ करें, तब जाके हमें पता चल जाता है। तो दोस्तों, वेनेरियो 1 की श्रृंखला में हम पहुंच गए हैं वहां जहां पर हमें आज 3 प्लांट या 4 प्लांट की स्टडी करनी है। और ये 3-4 प्लांट हमें ये बताएंगे कि वेनेरियो 1 को हम कहाँ कहाँ दें, किस किस बीमारी में दें। ठीक है, ये जानना आपके लिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वेनेरियो 1 के उस प्लांट पर जिस प्लांट का नाम है स्माइलेक्स मेडिका। स्माइलेक्स मेडिका, जिसको हम सर्सापरिला भी कहते हैं, सर्सापरिला भी कहते हैं। इसकी हमने स्टडी प्रॉपर वे में जब हम स्टोफ्लोसो ग्रुप पढ़ा रहे थे, जब हम स्टोफ्लोसो ग्रुप की स्टडी करा रहे थे तो आपको हमने इसकी स्टडी कराई थी, सर्सापरिला की, स्माइलेक्स मेडिका की। ठीक है, फिर भी आज हम वेनेरियो 1 के संदर्भ में आपको बताते हैं कि स्माइलेक्स मेडिका अगर वेन 1 का प्लांट है, वेनेरियो 1 का प्लांट है, तो ये यहाँ क्या कर रहा है, क्या एक्शन प्ले कर रहा है। ठीक है, वेनेरियो 1 को हमको कहाँ कहाँ देना चाहिए। तो दोस्तों ये भी जानकारी आपके सामने मैं रख रहा हूं। ठीक है, अभी लोग आ ही रहे हैं, मतलब कि ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा स्माइलेक्स मेडिका सर्सापरिला। इसका आप लोग जानते हैं, पहले ही बता चुका था कि स्पेजरिक जो निकाला जाता है वो रूट से निकाला जाता है, जिसको राइजोम भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे रूट हमने मेंशन किया है कि रूट से स्पेजरिक निकल जाता है। अच्छा, एक बात याद रखिए दोस्तों कि सर्सापरिला जो रूट का स्पेजरिक है, रूट में इसके अंदर एक कंपाउंड, एक फाइटोकेमिकल कंपाउंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं स्टीरोडायल सेपोनिन कंपाउंड। क्या बोलते हैं? सेपोनिन कंपाउंड। ये सेपोनिन कंपाउंड ही हमारी कहाँ कहाँ हेल्प करता है? सोराइसिस के केस में, लिप्रोसी के केस में और सिफिलिस के केस में, गोनोरिया के केस में, ऐसे क्रॉनिक स्किन डिजीज में, क्रॉनिक स्किन डिजीज सोराइसिस, लिप्रोसी, गोनोरिया, ये जो क्रॉनिक स्किन डिजीजेस हैं वहां पे वेन 1 देना जरूरी है। अब मैं ऐसे बोल रहा हूं, वेन 1 देना जरूरी है। ठीक है, क्रॉनिक स्किन डिजीज में आप वेनेरियो 1 को हर हाल में देंगे, हर हाल में देंगे। आपका जो प्रोटोकॉल होगा उस प्रोटोकॉल में वेनेरियो 1 का होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, बूस्ट टेस्टोस्टेरोन लेवल, देखिए साफ साफ मैंने कर लिख दिया, वेन 1 यूज, मतलब अगर किसी पेशेंट का टेस्टोस्टेरोन लेवल घटा हुआ है तो वेन 1 हर हाल में आपको देना है। ठीक है, हर हाल में वेन 1 को आप अपने प्रोटोकॉल में शामिल करेंगे। आपकी जो पेशेंट को आप जो दवा दे रहे हैं उसमें वेन 1 का होना जरूरी है। और देखिए
आगे क्या लिखा है? कंट्रोल टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। अगर अपने बॉडी के हार्मोन्स को नियंत्रित रखना है या बूस्ट करना है तो क्या करेंगे आप? वेनवन देंगे, वेनवन देंगे। ठीक है, बूस्ट स्पर्म मोटालिटी, लिबिडो पावर, सेक्सुअल इंपोटेंसी, तो क्या देंगे? वेनवन देंगे। किल कैंसर ट्यूमर ग्रोथ, वेनवन देंगे। यहां पे सरसाप्रेला बताने का मतलब, मैं चाहता था और आज आपको सरसाप्रेला के बारे में नॉलेज देना जरूरी नहीं था, क्योंकि सरसाप्रेला ऑलरेडी मैंने आपको स्टडी करा चुका हूं S1 में। लेकिन फिर भी वेनवन ऐसी मेडिसिन है जिसको आप इतनी बीमारियों में तो 100% आपको यूज करना ही करना है। वेनवन को यूज करना ही करना है 100%। आपको इतनी बीमारियों में वेनवन को यूज करना ही करना है। इसलिए मेरा बताना यहाँ जरूरी था कि वेनवन में जो सरसाप्रेला है, जो स्पाइलेक्स मेटिका है, इसको कहाँ कहाँ यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह रही बात किसकी? स्पाइलेक्स मेटिका सरसाप्रेला की, संक्षेप में कि वेनवन को इतनी बीमारियों में तो 100% आपको यूज करना ही करना है। ओके, करेक्ट। आगे बढ़े, अब आते हैं और जो प्लांट है। अब हम आएंगे सोलानम डल्कामारा। ये भी वेनवन का एक प्लांट है, सोलानम डल्कामारा। ये भी एक वेनवन का प्लांट है। दोस्तों, जो लोग हमारी इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग हमसे केवल 1 महीने की 1000 रुपये फीस है, जिस फीस को देके आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको इम्पोर्टेंस जो नोट्स हैं वो आपको इस तरह से मिलते रहेंगे। साथ में जो लोग नए ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग नए आना चाहते हैं, उनको मैं प्रॉपर वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। जो वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करूंगा। साथ में आपके लिए फ्री प्रोटोकॉल्स हैं, आप कभी भी हमसे व्हाट्सएप करके फ्री प्रोटोकॉल्स आप ले सकते हैं। आप प्रोटोकॉल संबंधित भी अपनी हिचकिचाहट हमसे बता सकते हैं कि सर यहाँ पे हम किस डायल्यूशन का यूज़ करें, किस दवा का यूज़ करें, उन सब की नॉलेज आप ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, कभी कभी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हो सकता है हम आपको वीडियोस प्रोवाइड ना कर सकें। इसलिए क्लास में आना, इस क्लास को अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको कभी कभी लगेगा कि सर हमें वीडियो नहीं प्रोवाइड हो पाया, तो वो वीडियो बनेगा ही नहीं। अगर नहीं बन पाया है तो आपको नहीं मिल पाएगा। जैसे अभी विगत 2 वीडियोस आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं, वो वीडियोस क्योंकि तकनीकी गड़बड़ी से वो वीडियोस बन ही नहीं पाए, तो वो 2 वीडियोस आपको नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए जो नए लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो लोग केवल 1000 रुपये फीस देकर मंथली हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे महीने स्टडी कर सकते हैं। कोशिश हमारी रहेगी हर हाल में 12 क्लास तो आपको हमें देना ही देना है, लेकिन 12 से 15 हो जाए तो ये भी अच्छी बात है। मैं कोशिश करता हूँ कि 12 से 15 क्लास हो जाए और चल। और ये भी दोस्तों, जल्दी से जल्दी इस पूरे चैप्टर को खत्म करने के बाद एक प्रोटोकॉल की 2-3 महीने की एक ऐसी श्रृंखला चलेगी जिसमें सिर्फ प्रोटोकॉल बनाना सिखाया जाएगा।
कि प्रोटोकॉल आप कैसे बनाएं, किस बीमारी की क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, उसकी पूरा जब आप देखेंगे, उसकी जो एटियोलॉजी देखेंगे, ठीक है, इसमें अच्छा डायग्नोसिस क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हमें डायग्नोसिस करना चाहिए, कैसे हम पहचाने कि ये बीमारी ये है, ये बीमारी ये है, ठीक है, वो सब चीज़ें आपके साथ हमारी चलेंगी, कंटिन्यू चलेंगी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं और फ्री प्रोटोकॉल भी ले सकते हैं। फ्री जो हमारी स्टडी है, जिसको मैं आपसे एक सुविधा शुल्क लेता ज़रूर हूँ, 1,000 रुपये जो सुविधा शुल्क लेता हूँ वो लेता ज़रूर हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आपको पूरी एक अच्छी नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है। तो दोस्तों हम हैं सोलानम डल्कामारा, एक ऐसा प्लांट जो वेनेरियो 1 का प्लांट है। इसमें हम किस चीज़ का स्पेशली निकालते हैं, तो वो है स्टेम और लीव्स, स्टेम और लीव्स। यहां से हमारी क्या निकलती है, स्पेजरिक, यहां से हमारा स्पेजरिक निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां से हम निकालते क्या है, स्पेजरिक। सोलानम डल्कामारा ये इलेक्ट्रोपैथी में एक पॉइजनस प्लांट है। इलेक्ट्रोपैथी में जो 15 पॉइजनस प्लांट है उसमें से ये एक हमारा पॉइजनस प्लांट है। ठीक है, विकास वागले जी प्लीज अपना ये म्यूट कीजिए वॉइस को। तो दोस्तों हम हैं एक ऐसे पॉइजनस प्लांट की स्टडी कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं सोलानम डल्कामारा। एक बात याद रखिएगा, कि कि ये जो प्लांट है, इसकी ज्यादा मात्रा में यूज करने से, अगर हम इसको ज्यादा मात्रा में यूज करें, ठीक है, तो क्या होगा हमारे साथ प्रॉब्लम, पैरालाइसिस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज। ठीक, क्या होगा, पैरालाइसिस और सेंट्रल नर्वस डैमेज, सीनस डैमेज। ये दो चीजें, पैरालाइसिस और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। इसलिए डल्कामारा को स्पेशली जो है कैसे यूज किया जाता है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस बात को आपको समझना जरूरी है। तो दोस्तों अब ये चीजें अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने खड़ी हो जाए, पैरालाइसिस और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज, तो क्या सर ये जो है इस जगह पे अपना एक्शन नहीं देती है पैरालाइसिस? अब इसकी क्या है, डल्कामारा की जो लो डोज होती है, लो डोज, हाई डोज से तो ये होता है, हाई डोज से क्या होगा, पैरालाइसिस और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, लेकिन लो डोज से पैरालाइसिस और सेंट्रल नर्वस सिस्टम अच्छा भी होता है, ठीक भी होता है, ठीक भी होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे कि डल्कामारा का यूज अगर कैसे करेंगे, तो डल्कामारा यूज करेंगे लो डोज में, तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, आपको अच्छा भी कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ठीक भी कर सकते हैं। इसका उपयोग कहां कहां पे है, बहुत लेट ज्वाइन हो रहा है लोग, दिक्कत हो रही है। इसका यूज कहां कहां कर सकते हैं, सोलानम डल्कामारा का यूज जो होता है वो स्किन डिजीज,
एक्जिमा, स्किन डिजीज, एक्जिमा, बॉयल्स, एक्ने, वाट्स, ठीक। तो ये सोलर एंड डेल्टा हमारा बोल क्या बोल रहा है, सोलर एंड डेल्टा हमारा बोल रहा है कि स्किन डिजीज में अगर एक्जिमा हो, बॉयल्स हो, एक्ने हो, वाट्स हो, तो सोलर एंड डेल्टा हमारा को यूज करना चाहिए। अब सोलर एंड डेल्टा हमारा तो हमारे पास है नहीं, सोलर एंड डेल्टा हमारा की जहाँ पे हमारे पास क्या है, वेनवन है। तो वेनवन को कहाँ यूज करना चाहिए, वेनवन को यूज करना चाहिए एक्जिमा में, बॉयल्स में, एक्ने में, वाट्स। ये इंडिकेशन ये आपको बता रहा है कि हमें कहाँ यूज करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दो तरह के इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और फंगल इन्फेक्शन। ये दोनों फंक्शन में डेल्टा हमारा यूज किया जाता है, ठीक। तो सूजन को दूर करना, एंटी इंफ्लामेटरी, प्रॉपर्टी, ठीक, सूजन को दूर करने में, और सोराइसिस, आर्थराइटिस, सोरियासिस, आर्थराइटिस, ऐसी कंडीशन में, एलर्जी, स्किन एलर्जी, स्किन एलर्जी की कंडीशन में आप वेनवन को यूज कीजिए, वेनवन को यूज करना चाहिए, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए कि वेनेरियो वन को कहाँ यूज करना चाहिए, मैं वो आपको बता रहा हूं। मौसम का परिवर्तन, मौसम का परिवर्तन से होने वाली बीमारियां, से होने वाली बीमारी, ये जो वर्ड हमने लिखी है, इस वर्ड को हमने डंका मारा के संदर्भ में लिखा है कि डंका मारा कहाँ यूज करना चाहिए, मौसम का परिवर्तन से होने वाली बीमारी, चाहे वो स्किन डिजीज हो, चाहे वो आर्थराइटिस हो, चाहे स्किन डिजीज में कोई बीमारी है, चाहे आर्थराइटिस जोड़ों से संबंधित कोई बीमारी है, ठीक, चाहे एलर्जी हो, मौसम परिवर्तन के साथ होने वाली एलर्जी हो, ठीक, चाहे किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन, किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, अगर उसका संबंध मौसम के परिवर्तन से है, मतलब हमें कोई भी बीमारी आई तो उसमें कौन जिम्मेदार है, मौसम। गर्मी से जाड़े की तरफ गए और हम बीमार पड़ गए, जाड़े से हम मान लो बरसात में भीगे और बीमार पड़ गए, तो उस कंडीशन की दवा हमारी वेनेरियो वन है, उस समय की दवा हमारी वेनेरियो वन है, ठीक है। इस बात पे बहुत गौर कीजिएगा और आप आजमा के देखिएगा कि मौसम से परिवर्तन से जब बीमारी हमें हो रही है, हमारे पेशेंट को हो रही है, हमने उसको वेनेरियो ग्रुप की दवा दी, देखिए रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है।
तो ये बात को बहुत ध्यान से रखिएगा, बहुत दिमाग में रखिएगा, ठीक है। एक बात और, दाग धब्बे, दाग धब्बे, दाग और धब्बे, या ये कहिए निशान मिटा, किसी भी बीमारी को, कोई भी ऐसी बीमारी भी जिससे हमें निशान पड़े, दाग धब्बे पड़े हैं ना, ऐसी कंडीशन पे आप लोग कभी कभी सोच दो सर वो दाग धब्बे मिटाने की दवा बता दीजिए। वो ऐसी मतलब उसको एक्जिमा हुआ था मान लीजिए, और एक्जिमा का दाग रह गया केवल, एक्जिमा तो ठीक हो गया लेकिन एक्जिमा का दाग रह गया, चेचक हो गया था पेशेंट को, स्मॉल पॉक्स हो गए थे, मीजल्स हो गए थे, मीजल्स के दाग रह गए। अब दाग आपको हटाना है तो क्या करोगे? 100% वेनवन, डलका मारा है। डलका मारा क्या काम करता है? निशान को मिटाना, दाग धब्बों को मिटाने का काम करता है। तो आप लोगों को डलका मारा देना है, और डलका मारा हमारे पास तो है नहीं, डलका मारा हमारे पास तो है नहीं, इलेक्ट्रोपैथी वालों के पास कौन सी दवा है? वेनवन है, वेनेरियो 1 है, तो हमें वेनेरियो 1 को देना है। क्लियर एकदम? अच्छे से समझिए कि अगर आपको किसी का निशान मिटाना है, दाग धब्बों को मिटाना है, तो आपको क्या देना है? आपको वेनेरियो 1 देना है, क्योंकि वेनेरियो 1 का हिस्सा है डलका मारा। ठीक, इस बात को इतने अच्छे ढंग से समझिए। अच्छा, कुछ कैंसर होते हैं, कुछ ट्यूमर होते हैं जो होते हैं सार्कोमा। सार्कोमा जानते ही नहीं जानते हैं? सार्कोमा मतलब नॉन कैंसर ग्रोथ, नॉन कैंसर ट्यूमर कह लीजिए, ट्यूमर ग्रोथ कह लीजिए। और कार्सिनोमा, कार्सिनोमा कैंसर ट्यूमर ग्रोथ कह लीजिए, इस तरह से समझिए। तो सार्कोमा कैंसर नहीं होता, ठीक, सार्कोमा इज ए नॉट कैंसर, ओके। तो सार्कोमा के केस में अगर कोई ट्यूमर है, सार्कोमा के केस में अगर कोई ट्यूमर है और इसमें पेन है, तो आपकी दवा है वेनवन, वेनेरियो 1, ठीक। किसी कैंसर, किसी ऐसे सार्कोमा का प्रोटोकॉल क्या होगा? सार्कोमा ट्यूमर है, प्रोटोकॉल क्या होगा? C5 S5 N1 L1, ठीक, A2 GE, A2 C5 S5 N1 L1 G, ट्यूमर डिसॉल्व, ट्यूमर डिसॉल्व। अगर आपको ट्यूमर डिसॉल्व करना है, अब ट्यूमर किसकी? मैं ट्यूमर के ऑर्गन्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्किन के ट्यूमर की बात कर रहा हूं, ठीक। अब यहां पर अगर कोई ऑर्गन है, अगर किसी ऑर्गन पे है, सपोज करिए यूट्रस पे है, तो क्या करेंगे? यूट्रस में सार्कोमा है तो क्या करेंगे? तो दूसरी वैक्सीन आपकी होगी C1 F1, क्योंकि यूट्रस, C1 रिप्रेजेंट यूट्रस, F1 रिप्रेजेंट इंफ्लेमेशन, सूजन, तो ये भी देना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से इसे समझिए।
मैंने पहले समय तुरंत मैं जब इसकी डलका मारा मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने क्या कहा था, पैरालाइसिस बोला था, नहीं बोला था, पैरालाइसिस। ज्यादा मात्रा में दोगे तो पैरालाइसिस हो जाएगी, और कम मात्रा में दोगे तो क्या होगा, ये पैरालाइसिस को ठीक करेगी। तो टंग पैरालाइसिस, टंग पैरालाइसिस के केस में आपको डंका मारा देना चाहिए। लो डोज ही देना, हाई डोज नहीं। ठीक, यूरिन ब्लैडर, ठीक है, यूरिन ब्लैडर पैरालाइसिस, यूरोपी पैरालाइसिस, यूरिन ब्लैडर पैरालाइसिस। ओरल कॉर्ड, ओरल कॉर्ड पैरालाइसिस, एक केस में और आइस न्यूरोलॉजिया, आइस न्यूरोलॉजिया में क्या होता है, आइस न्यूरोलॉजिया में क्या होता है, सोते समय आंख बंद नहीं होता, खुली रहती है। सोते समय आंख बंद नहीं होती, खुली रहती है। ये है आइस पैरालाइसिस, आइस न्यूरोलॉजी। और अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया के केस में मेनुअल को मत भूलिए, वेनेरियो 1। एक और, ये बातें आपने समझ गए पैरालाइसिस। अब बात करें तो एक बात और जरूरी करनी, बहुत जरूरी, और वो ये है कि इसका एक सिम्टम और बहुत अच्छा है। अभी तो मैंने मौसम की बातें बताई थी आपको, वेनेरियो 1 में मैंने एक वर्ड बोला था मौसम की कहानी, मौसम की स्टोरी सुनाई थी आपको। एक कहानी ये है कि अगर आपका जोड़, ज्वाइंट, ज्वाइंट बर्फ के समान ठंडा रहे, मतलब ये इस तरह के मरीज आपको कभी ना कभी लाइफ में आएंगे कि डॉक्टर साहब मेरा ये जो जोड़ है ना ये बहुत एकदम ठंडा रहता है, इस वजह से मुझे क्या है इन जोड़ों में बड़ी तकलीफ है। पेशेंट आया, उसने ये स्ट्रेस डाली कि डॉक्टर साहब मेरे जोड़ जो है ये पूरा बदन बड़ा ठंडा ठंडा रहता है, मैं ठंडे इलाकों में जा नहीं सकता हूँ, ठंडे इलाकों में घूम नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ठंडे इलाकों में मेरा घूमने का मतलब है कि गठिया भाई की शिकायत हो जाती है, अर्थराइटिस हो जाता है, रोमेटिक अर्थराइटिस हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या देंगे? ऐसे कंडीशन में हमें डलका मारा के पास जाना चाहिए, हमें वेनेरियो 1 के पास जाना चाहिए। हमें अपनी दवाई में, अपनी मेडिसिन में वेनेरियो 1 को शामिल करना चाहिए, प्रोटोकॉल में वेनेरियो 1 को शामिल करना चाहिए। ठीक है, बात अच्छी तरीके से समझिए। रेक्टम प्रोलैप्स, रेक्टम प्रोलैप्स, लैट्रिन का जो गुदादार होता है वो प्रोलैप्स कर जाता है, मतलब अपनी जगह से हट जाता है, प्रोलैप्स कर जाता है। और इंग्वाइनल ग्लैंड में स्वेलिंग है, इंग्वाइनल ग्लैंड, इंग्वाइनल, कुछ लोग कुछ बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब वो इंग्वाइनल ग्लैंड ये है, एक इंग्वाइनल हार्निया भी होता है, एक होता है इंग्वाइनल हार्निया।
डॉक्टर साहब इंग्वाइनल हार्निया हो गया, कोई दवाई बता दो, प्रोटोकॉल बता दो। मेरे पास ऐसा नहीं है, बहुत लोग पूछते हैं कि सर इंग्वाइनल हार्निया का प्रोटोकॉल बता दीजिए, कुछ समझा दीजिए इंग्वाइनल हार्निया ठीक करने का। दिस इज सब्जेक्ट ऑफ ऑपरेशन। ये जो केस है ऑपरेशनल केस है इंग्वाइनल हार्निया, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसका इलाज है और बहुत सुंदर इलाज है। ठीक, तो ऐसे केस में चाहे इंग्वाइनल ग्लैंड हो या इंग्वाइनल हार्निया हो, इसका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर विन-1 के साथ में वेनेरियो 1 के साथ में हम प्रोटोकॉल बनाए तो हम विजयश्री हमें मिल सकती है और हम इंग्वाइनल हार्निया के केस को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझिए। मतलब रेक्टम कोलस में आप वेनेरियो 1 यूज करेंगे, हार्निया के केस में वेनेरियो 1 यूज करेंगे। ओके, समझिए बात। अब एक बात, स्क्रोटम एक्जिमा, स्क्रोटम एक्जिमा, स्क्रोटम पे होने वाला एक्जिमा, ठीक, पस हो, यहां पे पस हो या इचिंग हो, इसकी खास दवा है वेनेरियो 1। खास दवाइयों में से वेनेरियो 1। कभी कभी आपके पास कुछ ऐसे पेशेंट आएंगे, फीमेल पेशेंट आएंगे जिनके लंप में, ब्रेस्ट में लंप होगा, ब्रेस्ट लंप, लंप माने समझते हैं ना, गांठ, ठीक है, ब्रेस्ट लंप, लंप माने गांठ। इनके ब्रेस्ट लंप में जब ये प्रॉब्लम हो और यहाँ पे ब्रेस्ट लंप में क्या क्या सिम्टम हो, इचिंग हो, खुजली हो, ठीक, बॉयल हो, फोड़े हो, बॉयल फोड़ा, यहां स्वेलिंग हो, ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो, और इन सब की वजह क्या है, दूध का ना आना। दूध का ना, आप समझ लीजिए ये केस मेरे पास जब आया था तो ये केस था कि डॉक्टर साहब ब्रेस्ट में तकलीफ हो गई है, ब्रेस्ट स्वेलिंग का सूज गया है और मदर जो है, माँ जो है, वो दूध नहीं आता है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आती है। सिर्फ और सिर्फ इसकी दवा वेनेरियो 1 थी, लेकिन इसके साथ में मैंने यूज किया क्योंकि एक लेडीज प्रॉब्लम है C1, और इसके साथ मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज करी GE। ज्यादा से ज्यादा मैंने इसको 15 डेज दिया होगा, पेशेंट मेरे पास दोबारा कभी नहीं आया। उसके बदल ने, उसकी सासू माँ ने, उसने बोला ही इज एब्सोल्युटली राइट, आपकी जो दवा थी उसी को देने से वो ठीक हो गया, वो सारी प्रॉब्लम गायब। तो C1 वेन-1 GE इतना ही काफी है ऐसी समस्या में जब ब्रेस्ट लंप हो, मदर, एक मदर है जो मां बनी है, उसको ब्रेस्ट में लंप है, इचिंग हो रही है, बॉयल जैसा सेंसेशन है, सूजन है, स्वेलिंग है और दूध नहीं है। मशीन आपके सामने है, इलेक्ट्रोपैथिक मशीन C1 वेन-1 GE। आप इसका लोकल एप्लीकेशन भी करा सकते हैं,
लेकिन लोकल एप्लीकेशन के लिए आप C5H5 इंटू वेन1 GE ये दीजिए। ठीक है, ये सब चीजें बहुत ही नोटेबल हैं, आप इसको नोट करके रखिए, आपकी जिंदगी बदल देगी। आपकी लाइफ में इस तरह के सिम्टम्स जब आएंगे ना, तब आपको दवा ढूंढनी पड़ेगी कि कहां से कौन सी दवा दे। अरे किसी डॉक्टर से प्रोटोकॉल पूछो। अरे क्यों प्रोटोकॉल पूछो भाई, पढ़ाई नहीं करी क्या? ऐसी नौबत ही मत आने दो कि प्रोटोकॉल पूछना पड़े, ऐसी नौबत ही मत आने दो। लेकिन उसके लिए जरूरी है एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छा ज्ञान। ठीक है, बरसात के मौसम में, ठंड के मौसम में सर्दी लग जाए या सीजन वाले स्थान पे रहना नहीं। बरसात एक नंबर, बरसात की बात। ठंड का मौसम दूसरी बात। तीसरी बात, घरों में नमी। तीसरी बात, और गर्मी से ठंडी में जाना, मतलब हमने गर्म प्रदेश से ठंडे वाले प्रदेश पे चले जाना। ऐसे में अगर आपके मरीज को समस्या हो रही है, मरीज को प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके बनाए हुए जो प्रोटोकॉल होंगे उसमें वेन1 का होना बहुत जरूरी है। उसकी समस्या में वेन1 जरूरी है, चाहे उसके शरीर में दाने हो रहे, चाहे उसकी गांठ जोड़ में दर्द हो रहा हो, चाहे उसको बुखार आ गया हो, चाहे उसको सर्दी जुकाम हो गया हो, चाहे उसको जलन हो रही हो, चाहे उसको खुजली हो रही हो, चाहे उसकी पित्ती उछल गई हो, हर प्रोटोकॉल में वेन1 का होना जरूरी है। बात समझ में क्लियर, एकदम अच्छे तरीके से। इतनी बातें अगर आपके पास, आपके नॉलेज में है, तो ये समझिए ये सुपर। मैं आपको अच्छा इसी बता रहा, इसलिए मैंने कहा वेन1 में इसकी केवल 5% की दवा है। 5%। क्यों? 10 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं? शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि डल्टा मारा इज ए पॉइजनस प्लांट। इसकी सूक्ष्म मात्रा, लो डोज, सूक्ष्म मात्रा का ही उपयोग करना चाहिए। इसीलिए हमारे काउंसिलर बैठी साहब ने इसकी सूक्ष्म मात्रा का उपयोग किया, केवल 5%। ठीक, तो हंस के यूज कीजिए वेनियरियो-1 डेल्टा-12, क्योंकि इसमें सूक्ष्म मात्रा में है, और सूक्ष्म मात्रा में ये हमारी पैरालिसिस को भी ठीक करेगा, सीएनएस को भी बूस्ट करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी बूस्ट करेगा। दिमागी समस्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक, या ब्रेन में होने वाली कोई भी प्रॉब्लम, वहां पे पैरालिसिस भी का भी संबंध कहां से होता है? ब्रेन से होता है। ठीक, तो हंस के यूज कीजिए वेन1 को पैरालिसिस की कंडीशन पे, हंस के यूज कीजिए वेन1, L1 और वेन1।
ठीक, पैलाइसिस। तो दोस्तों ये रही बात 16 रन डंका मारा। उम्मीद है आपको हमारी क्लास में मजा आ रहा होगा और इस मजे के साथ साथ आप वो नॉलेज गेन कर रहे हैं जिसमें हमें किसी और से प्रोटोकॉल ना पूछना पड़े, हमें खुद प्रोटोकॉल बनाना आ जाए ना। क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान का अभाव है तो प्रोटोकॉल पूछेंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको यथासंभव जितनी मदद हो सकती है मैं मदद करता रहूँगा। और आगे चलते हैं दूसरी प्लांट की हिस्ट्री के आगे, ठीक है। वेनवन की देखिए, वेनवन का ये डंका मारा है ना, ये केवल वेनवन में है और किसी में नहीं। ये एक इंपॉर्टेंस रखती है, जो एक प्लांट किसी एक में ही हो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक, अब आगे बढ़े। स्टेफेंसिया इलोंगाटा, आगे वाली जो प्लांट है हमारा, उसका नाम है क्या है? स्टेफेंसिया इलोंगाटा। ठीक, वेनेरियो वन का ये जो प्लांट है स्टेफेंसिया इलोंगाटा, इसका ये इंडियन प्लांट है। इसको मेटिको भी कहते हैं। मेटिको मेडिकल यूज में इस्तेमाल होने वाली एक मेडिसिन स्टेफेंसिया इलोंगाटा क्या है? मेटिको। ये मैक्सिको में पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है। और इसका जो है, इनकी पत्तियों में ना बहुत अच्छी खुशबू होती है और इससे जो है एक ऑयल निकाला जाता है जिसको बोलते हैं वोलेटिल ऑयल। वोलेटिल ऑयल इनकी पत्तियों से निकाला जाता है और पत्तियों में बहुत अच्छी खुशबू होती है, तो एक फ्रेगनेंस के तौर पे भी इसका यूज होता है। फ्रेगनेंस के तौर पे भी इसका यूज होता है। इसकी जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रोपैथी में यूज होता है वो यूज होता है लीव्स माने पत्तियां, और इसी का बनाया जाता है स्पेजरिक एक्सट्रैक्ट, इसी का निकाला जाता है स्पेजरिक एक्सट्रैक्ट। तो इसका यूज कहाँ कहाँ पे है? अच्छा, कुछ लोगों की गैस बहुत ज्यादा परेशान करती है और वो गैस जब बनती है तो पेट पे दर्द भी होता है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटेटेड इंटेस्टाइनल गैसेस। स्टोमेटेटिक इंटेस्टाइनल गैसेस। जब ये गैस की इस तरह की प्रॉब्लम हो, बहुत ही हार्ड गैस, बहुत ही भयंकर स्वरूप में गैस होती है, जो गैस फंस जाती है पेट में, दर्द मरोड़ पूरा, और जैसे ही उसने रिलीज किया नहीं, जैसे उसकी गैस हटी नहीं, पूरा दर्द गायब। ठीक, तो इंटेस्टाइनल, स्टमक से लेके इंटेस्टाइन तक गैस 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 की प्रॉब्लम, बहुत हाईली गैस, उसकी मेडिसिन है वहां पे। ठीक, अच्छा, दूसरी बात,
किसी भी तरह का अल्सर, अल्सर की मेडिसिन नहीं। इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग है तो आंतों के पास स्टमक से लेके आंतों तक की जो ब्लीडिंग होती है, इस तरह की जो ब्लीडिंग होती है, अल्सर में हीलिंग का काम करती है। अल्सर हीलिंग का काम करती है, मतलब ये जो स्टेफेंशिया एलोंगाटा है, ये अल्सर को हील करता है। तो वैसे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि अल्सर में आप वेनवन देंगे और ये मेडिसिन स्पेशल है जो अल्सर को हील करती है। ठीक, एक बीमारी का नाम है इंट्राइटिस, नाम सुना? इंट्राइटिस, इंटेस्टाइन में होने वाली स्वेलिंग, जिसके कारण होता है डायरिया, डिसेंट्री, जिसके कारण होता है डायरिया, डिसेंट्री, आंतों में सूजन, इंटेस्टाइनल स्वेलिंग। उस समय की मेडिसिन है स्टेफेंसिया एलोंगाटा। तो वेनेरियो वन को आप डायरिया, डिसेंट्री, इंटेस्टाइनल स्वेलिंग यहां पर भी आपको यूज करना चाहिए। ठीक, अच्छा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में आपने सुना होगा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में आपको इसको देना चाहिए। और खासकर ये जो मेडिसिन है, ये किसकी मेडिसिन है? पोलियो, पोलियो, पोलियो वायरस, पोलियोमाइलाइटिस। मतलब अगर किसी व्यक्ति की ये जो मेडिसिन है, ये अगर वेनवन जो है किस केस में भी देना चाहिए आपको? तो पोलियो के केस में भी आपको, जब पोलियो किसी की शिकायत हो, पोलियो की किसी को बीमारी हो, तो आपको क्या देना चाहिए? वेनवन। क्यों देना चाहिए? क्योंकि स्टेफेंसिया एलोंगाटा ये जो है पोलियो को ठीक करने की सबसे उपयुक्त दवा है, सबसे अच्छी दवा है। अच्छा, एक चीज और, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पीस जोस्टर, गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पीस जोस्टर। ठीक, और इसी में जोड़ दो लिकोरिया भी जोड़ दो। ये जो है एसटीडी नहीं है, लिकोरिया एसटीडी नहीं है, ये 3 एसटीडी। तो हर एसटीडी में अगर पेन हो, क्या हो? पेन। अगर एसटीडी डिजीज है, एसटीडी डिजीज में पेन है, तो ये वैक्सीन जो है स्टेफेंसिया एलोंगाटा इज ए पेन रिमूवल, पेन को ठीक करती है, पेन को, पेन में आराम देती है, पेन में आराम। तो एसटीडी जब डिजीज हो तो आपको पेन हो वहां, तो आपको किसको याद रखना है? पहले वैसे तो वेनेरियो वन की बताई चुके हैं, वेनेरियो वन को याद, वेनेरियो वन को ही आपको याद रखना चाहिए। ठीक, क्लियर? इसकी कहानी यहीं पे खत्म। पोलियो स्पेशली इसको इसलिए बताया गया क्योंकि पोलियोमाइलाइटिस और एसटीडी डिजीज का पेन किलर है ये। पोलियोमाइलाइटिस की बीमारी के लिए दवा है और एसटीडी
मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का ये पेन किलर है। ठीक है, इसलिए ये जानना आपके लिए जरूरत है। अब सबसे बड़ी दवा का नाम आ रहा है थूजा। थूजा ये इलेक्ट्रोपैथी का हर बंदा जानता है, इसके बारे में, थूजा के बारे में। जानता नहीं जानता? थूजा थूजा जो होम्योपैथी सोच के बैठे होंगे ये इलेक्ट्रोपैथी होम्योपैथी है, उनको ही पता है थूजा। लेकिन इलेक्ट्रोपैथी होम्योपैथी नहीं है, इलेक्ट्रोपैथी अपनी ही पैथी है। ठीक है, थूजा जो है इज ए नॉट इंडियन प्लांट, कैनेडियन प्लांट है, कनाडा में पाया जाता है। यूरोपियन प्लांट है, यूरोप में पाया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का प्लांट है। भारत में इसे कहीं कहीं पे उगाया जरूर जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे उगाया जाता है। तो अब जो है इसे जो है वैसे क्या कहते हैं, भारत में इसको क्या कहते हैं, सफेद सफेद देवदार के पौधे कहा जाता है, देवदार। अब इसे उगाया जाता है, सफेद देवदार का पौधा, इंडियन नाम इसको दिया गया है। अब हम इसके यूज क्या करते हैं, लीव्स, पत्तियां और स्टेम, इन दोनों में से जो चीज मिल जाती है उससे हम यूज करते हैं, उससे हम निकालते हैं स्पेजरिक, उससे हमारी दवाइयां तैयार होती हैं। ठीक है, थूजा के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे। अब जो बात हो रही है वो है थूजा की। थूजा, ठीक है, देवदार का पौधा, इंडियन देवदार। ठीक, इसका यूज कहाँ पर है, तो रिप्रोडक्टिव यूरिनरी रिप्रोडक्टिव, ठीक, यूरिनरी, नर्वस सिस्टम पे, नर्वस सिस्टम, ठीक, और सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, और स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन बोन सिस्टम, सिस्टम, यहाँ पे इसका यूजेस, इतनी जगहों पे इसका यूज है। अभी यूरिन सिस्टम है ना, यूरिन बर्निंग, पेशाब में जलन, यूरिन बर्निंग, पेशाब में जलन। यूरिन बर्निंग के साथ यूरिन का होना, पेशाब में जलन के साथ पेशाब का होना। गोनोरिया की हिस्ट्री हो, गोनोरिया की हिस्ट्री हो, ठीक, वेजाइनल डिस्चार्ज की हिस्ट्री हो, वेजाइनल डिस्चार्ज की हिस्ट्री हो, और ऐसे आदमी को अगर वार्फ भी हो तो सबसे बेस्ट मेडिसिन है थूजा। इसकी और एक हिस्ट्री है, बदबूदार स्राव। स्राव कैसा भी हो, बदबूदार हो, कैसा भी स्राव, पूरी बॉडी में कैसा भी स्राव, मतलब चाहे शरीर से पसीना बदबूदार आता हो,
चाहे पस मवाद में बदबू हो, पस मवाद में बदबू हो, या कान से निकलने वाला या कान से भी मवाद निकलता हो, उस सब कंडीशन की दवा थूजा है। ठीक, और थूजा कहाँ पाया जाता है? केवल वेन वन, वेनेरियो वन में ही हमारे यहाँ थूजा पाया जाता है। ठीक, अच्छा, कुछ लोग आपके पास आएंगे जो अपनी जिंदगी से बहुत निराश होंगे, जीवन से निराश, जीवन से निराश। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी बीमारी है जो उनको छोड़ ही नहीं देती। कुछ ऐसे पेशेंट आएंगे जो बहुत दुखी होंगे कि डॉक्टर साहब हम बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि हम एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जो बीमारी हमारी कभी जा ही नहीं रही है, ठीक ही नहीं हो रही। जब ये सोच लिए हुए, ऐसी सोच लिए हुए इंसान आ रहा हो तो समझ लीजिए वो वेनेरियो वन का पेशेंट है, मतलब थूजा का पेशेंट है। जीवन से निराश हताश इंसान के लिए। ठीक, मैंने अभी जिक्र किया वार्फ का। थूजा को होम्योपैथी वाले वार्फ के रूप में बहुत जानते हैं। वार्फ से मस्सों की दवा, या ये कहिए कि इतना फेमस किया गया है कि मस्सों की दवा है। थूजा बस मस्सों की दवा और किसी चीज की दवा नहीं। थूजा हर गंदी चीज की दवा है, चाहे उसमें गोनोरिया हो, चाहे उसमें लिकोरिया हो, चाहे बदबूदार किसी तरह का स्राव आता हो या बदबूदार पसीना आता हो, हर जगह की दवा जहाँ बदबू है वहाँ गोनोरिया है, वहाँ थूजा है, वहाँ वेनेरियो वन है। तो वेनेरियो वन भी अपना अगर आप यूज कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें कहानी बदबू की होगी। ऐसा स्राव जिसमें मवाद होगा, ऐसी स्किन डिजीज जिसमें मवाद होगी, पस होगा, ऐसी बीमारी जिसमें पस होगा, वहां पे आपको वेनेरियो वन यूज करना ही होगा। ठीक, फिस्टुला, वार्फ, रेक्टम प्रोलैप्स, बाइल्स वार्फ, वेजाइनल ट्यूमर, हर जगह की दवा थूजा है। थूजा है मतलब वेनवन है। मतलब वेनवन। थूजा को और कहाँ यूज करना चाहिए बता दे रहा हूं आपको। थूजा जो है यूरिक एसिड और बॉडी में मौजूद जो वाटर सॉल्ट होते हैं,
अगर ये ज्यादा हो जाए तो उनको निकालता है, और नहीं तो ये क्या काम करता है, बैलेंस का काम करता है, इनको बैलेंस करके रखता है, बॉडी में बैलेंस करके रखता है। मतलब यूरिक एसिड की मात्रा अगर शरीर में जब ज्यादा हो जाए तो थूजा यूज करना चाहिए, मतलब वेनेरियो 1 यूज करना चाहिए। और कहीं पर भी एक कहानी बहुत सही लिख दे रहा हूं, ब्लड में और लिम्फ में अगर गड़बड़ी है तो थूजा जरूर लेनी चाहिए। ब्लड में और लिम्फ में अगर आपकी गड़बड़ी दिख रही है तो थूजा एक सबसे उपयुक्त दवा है, सबसे अच्छी दवा है। यही एक ऐसी दवा है, अगर ब्लड और लिम्फ सही हो गया तो हमारी तो बॉडी के सारे ऑर्गन ठीक हो गए। पूरी इलेक्ट्रोपैथी का बेस है ब्लड और लिम्फ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं वेनमन इज ए सुप्रीम पावर मेडिसिन। मैंने बार बार वेनमन का जिक्र किया, तो वेनमन हमारी इलेक्ट्रोपैथी की सबसे बड़ी दवा है। बिना वेनमन दिए कोई भी प्रोटोकॉल वर्क नहीं करेगा। इतनी बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूं, आपके अपने प्रोटोकॉल में वेनमन का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वेनमन का आधार ब्लड और लिम्फ की गड़बड़ी को ठीक करना है, और ब्लड और लिम्फ की गड़बड़ी को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो वेनमन तो देना जरूरी है। ठीक, ये एक डायूरेटिक मेडिसिन है। आपने इसे दे दिया तो इसकी जरूरत होगी बॉडी में, तब तो ये बॉडी में रहेगी, नहीं तो पेशाब के रास्ते से सारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हुए ये बाहर निकल जाएगी, पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगी। तो इसलिए अगर बॉडी में है अशुद्धि, अगर बॉडी हमारा अशुद्ध है तो क्या करना चाहिए, इसको दे दीजिए, सारी बॉडी की डिटॉक्सिफायर हो जाएगा। तो डिटॉक्सिफायर है हमारा थूजा, डिटॉक्सिफायर है हमारा क्या, वेनमन। थूजा जो है सबसे बेस्ट मेडिसिन है वुमेन्स के लिए। किसके लिए, लेडीज के लिए, वुमेन्स के लिए, औरतों के लिए। सबसे ज्यादा निराश कौन होता है, जीवन से निराश, हमेशा दुखी फील करने वाले, हमेशा अपने आप को कोसने वाले। सबसे ज्यादा कौन होती हैं, औरतें ही होती हैं, जिनको पूरी लाइफ में कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। वो अपने आप को हमेशा निराश, हताश महसूस करती है, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा होता है। अगर फीमेल में एमसी रुक जाए, फीमेल में एमसी रुक जाए, हताश निराश हो जाए, ठीक है, तो ऐसे समय पे चाहे उनको एमनोरिया हो, चाहे डिस्मेनोरिया हो, चाहे एब्डोमिनल पेन हो, चाहे क्रैम्प हो, चाहे फीमेल हार्मोन की सिक्रेशन की बात हो, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की बात हो, हर जगह यही काम होता है। जी जेबा तरन्नुम जी, आपने हाथ को उठा रखा है, कुछ आपको पूछना है तो क्लास के बाद, ठीक है, हाँ क्लास के बाद आप पूछ लीजिए, लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए। अगर आपकी जो क्वेश्चन है क्लास के बाद आप क्वेश्चन पुट अप कर लीजिएगा। तो ये फीमेल हार्मोन्स के सिक्रीशन को बढ़ाता है थूजा, फीमेल हार्मोन्स के सिक्रीशन को बढ़ाता है थूजा। मतलब फीमेल हार्मोन्स
चाहे वो एस्ट्रोजन हो चाहे वो प्रोजेस्टेरॉन हो, चाहे एस्ट्रोजन हो चाहे प्रोजेस्टेरॉन हो। तो इसलिए मैं कहता हूं वेनमन चाहे मेंस को देना हो चाहे वुमेन्स को देना हो। अब देखिए इसमें मेंस की दवा है सरसपरीला है और वुमेन्स की दवा है थूजा है। अब चाहे वो मेंस को दो चाहे फीमेल्स को दो, दोनों जगह वर्कआउट करेगी। वेनमन सुपर पावर, गायनिकोलॉजिकल सुपर पावर, सेक्सुअल प्रॉब्लम सुपर पावर, हर जगह वेनमन का रोल है। ठीक है। अच्छा इसे बताओ तुम्हारे यहाँ मक्खी मच्छर काकरोच आक्रोच है क्या? भाई जिसके यहाँ मक्खी मच्छर काकरोच आक्रोच हो तो थूजा ले आना, मदर टिंचर वाली होम्योपैथी वाली, और उसको जो है अपने रेक्टिफाइड स्पिरिट में डालना, रेक्टिफाइड स्पिरिट में डालना, ठीक, और मिला के छिड़क देना। तो मक्खी मच्छर काकरोच सब भाग खड़े होंगे। ये भी एक इसकी उपयोगिता है थूजा की, बहुत अच्छी उपयोगिता है, अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा देखिए चला दें, थूजा जो है मैंने अभी लिखा था कि ब्लड सर्कुलेशन में बहुत अच्छा काम करता है। ये जो है हार्मोन्स, एंजाइम हो, गैस्ट्रिक जूस हो, एसिड बाइल सिक्रेशन हो, इंटेस्टाइन में पेरिस्टोटिक मूवमेंट हो, ठीक है, मेटाबॉलिज्म का सही ना काम करना हो, हर जगह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना हो, ठीक है, मेटाबॉलिक फंक्शन को ठीक करना हो, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक फंक्शन को सामान्य बनाना हो, लीवर स्टमक इंटेस्टाइन को सामान्य बनाना हो, मतलब ये हर जगह वर्कआउट है इसका थूजा। अच्छा एक मुझे याद आता है कि मेरे एक जानने वाले थे जो एक होम्योपैथी डॉक्टर थे, वो थूजा हर मरीज को दिया करते थे, हर मरीज को थूजा, पहली डोज, पहला डोज हर मरीज को थूजा। क्यों? थूजा की प्रॉपर्टी ऐसी थी कि थूजा ब्लड को या लिम्फ को डिटॉक्सिफाई करना, बॉडी के हर ऑर्गन को डिटॉक्सिफाई करना का काम करता है। ठीक, तो थूजा को आप जो है एक चीज बता दें, थूजा इज द बेस्ट फॉर पेन किलर, न्यूरोलॉजिकल कैंसर, न्यूरोलॉजिकल कैंसर, जब कैंसर न्यूरोलॉजिकल हो जाए वहां पे इसे पेन किलर का काम करता है थूजा। तो पेन किलर के रूप में भी आप अपनी मेडिसिन वेनमन को मत भूलिए। कैंसर पेन किलर, कैंसर पेन किलर में वेनमन को यूज कीजिएगा। ठीक है। एक और कैंसर बार बार जिक्र आता है जिसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया ना, ब्लड कैंसर, ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया ब्लड कैंसर, यहां क्या होता है, यहां क्या हो जाता है, WBC फॉल डाउन, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट जो होता है वो फॉल डाउन, गिर जाता है। और जब कीमोथेरेपी और रेडिएशन पेशेंट को दिया जाता है, कैंसर पेशेंट को, वहां पे भी WBC कम हो जाता है। ठीक, तो WBC को बढ़ाने के लिए, WBC को बढ़ाने के लिए दो दवाइयां, L1 वेनमन
बार बार आपके सामने मैं जिक्र कर रहा हूं ल्यूकोपेनिया का। L1 वेन1 WBC काउंट को जब बढ़ाना हो, चाहे जिस बीमारी में, इसी में नहीं किसी में भी WBC काउंट कम हो रहा हो, उसको बढ़ाना हो, तो आपको L1 वेन1 का सहारा देना चाहिए। ठीक। अब बात आती है कि एक वायरस है जिसको बोलते हैं पैपिलोमा वायरस। पैपिलोमा वायरस ये क्या करता है? पैपिलोमा वायरस क्या करता है? ये पैपिलोमा वायरस ही है जो शरीर में वाट्स का निर्माण करता है। वाट्स का निर्माण करता है। ठीक। इसलिए होम्योपैथी में लोग, होम्योपैथी के डॉक्टर थूजा ऑइंटमेंट मरीजों को लगवाते हैं। ठीक। वाट्स में क्या लगवाते हैं? थूजा ऑइंटमेंट। अब हमारे पास तो थूजा ऑइंटमेंट है नहीं, तो हम कौन सा ऑइंटमेंट इस्तेमाल करना चाहिए हमें? वेनेरियो 1 का ऑइंटमेंट। अगर वेनेरियो 1 का ऑइंटमेंट हम इस्तेमाल करें तो वाट्स से हमें मुक्ति मिलेगी। अब हमने इसको और पावरफुल बनाना है। और पावरफुल बन गया। C5 प्लस S5 प्लस GE प्लस वेन1 का ऑइंटमेंट अगर बना दे तो मस्सों पर विजय पा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हम किसको क्यों करेंगे? पैपिलोमा वायरस को। और जब हमारा पैपिलोमा वायरस किल हो जाता है, मर जाता है, इस क्रीम को लगाने से मर जाएगा, या इसके लोशन को लगाने से मर जाएगा। क्रीम नहीं तो लोशन सही। ठीक है, कर लीजिए। किसी को भी HIV हो तब भी कौन काम आएगा? थूजा। वाट्स और ट्यूमर दोनों को अगर हमें गलाना हो तो बस वाट्स के लिए तो ये होगा, और ट्यूमर के लिए इसमें एक और दवा A2 एक बात याद रखिए आप, कि थूजा जो है इलेक्ट्रोपैथी में वेन1 में 10% है। अगर इसी को हम 20% या 30% ले जाए, इतना दे दें। देखिए मैं सब्जेक्ट से हटके कुछ बता रहा हूं, सब्जेक्ट से हटके 20 और 30% की मात्रा अगर किसी फीमेल को दे दी जाए तो एबॉर्शन हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, एबॉर्शन हो। तो पर्टिकुलर थूजा अगर किसी व्यक्ति को दे दिया जाए 20-30% एक साथ, तो फीमेल की प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाए। ठीक है। और क्या होगा, ये तो होगा, लेकिन साथ में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन चालू हो जाएगा। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन चालू हो जाएगा। यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा समस्या, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। थूजा ऑयल को, थूजा की क्रीम तो आपने देखी ली, ट्यूमर कैंसर, लेकिन थूजा ऑयल जो है वो मांसपेशियों के दर्द को ठीक करती है। ठीक। अब बात आई पेन किलर की। थूजा ऑयल प्लस यूकेलिप्टस ऑयल कहाँ पाया जा रहा है, ये दोनों पार्ट, थूजा भी और यूकेलिप्टस भी कहाँ पाया जा रहा है, वेनुअन। ये दोनों ऑयल क्या करते हैं, मांसपेशियों के दर्द, मांसपेशियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, मतलब ये एंटी पेन किलर का काम करते हैं। एंटी पेन किलर का काम करते हैं। तो अगर आप कोई पेन किलर ऑयल बना रहे हैं तो उसमें मैनुअल का होना बहुत जरूरी है। और एक बात बता दूं मैं आपको, जब किसी व्यक्ति के बाल हेयर लॉस, हेयर लॉस ड्यू टू मलेरिया, हेयर लॉस ड्यू टू मलेरिया या टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर, ऐसी कंडीशन का कोई पेशेंट मिले तो आप चीज समझ लीजिए कि इस हेयर लॉस की दवा जो है वो थूजा है। और थूजा हमारी कहाँ मिलती है, वेनुअन में मिलती है। तो वेनुअन हमको देना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके पास कभी कभी ऐसे पेशेंट आएंगे जो एलोपैथी की पैरासीटामोल खा खा के हेयर लॉस कर बैठेंगे। उनसे हिस्ट्री पूछेंगे तो उनको बताएंगे, वो बताएंगे हाँ डॉक्टर साहब मुझे एक बार मलेरिया हुआ था, एक बार मुझे टाइफाइड हुआ था, और उसके बाद मेरे बाल राम नाम सत्य हो गए, मेरे बाल इतने कम हो गए या गिरने लग गए या झड़ने लग गए। तो ऐसी कंडीशन पे आपको वेनुअन को नहीं भूलना है, वेनेरियोवन को नहीं भूलना। ठीक। एक बात और, ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं बार बार, ये सब बातें आपको कहीं जल्दी नसीब नहीं होगी। आपको जो बातें बता दे रहा हूं जल्दी मिलेंगे नहीं। वैक्सीनेशन, वैक्सीन, साइड इफेक्ट, वैक्सीन साइड इफेक्ट की दवा भी हमारी क्या है, थूजा है। वैक्सीन को थेरेपी अगर आपको दूर करना है तो उसकी दवा कौन सी है, थूजा है। तो थूजा हमारी कहां पर है, वेनेरियो वन में है। तो वैक्सीनेशन के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए हमें कौन सी दवा इस्तेमाल करनी चाहिए, वेनेरियो वन इस्तेमाल करनी चाहिए, वेनेरियो वन इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखिए, इपिलिप्सी, मिर्गी के दौरे के लिए भी आपको वेनेरियो वन इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों,
मैंने भी बताया था कि अभी शुरू किया था, तो डल का बारे में बोला नहीं था, सीएनएस की दवा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डल का हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक। एपिलेप्सी, वेनवन एपिलेप्सी, सीएनएस की प्रॉब्लम की दवा, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, एक चीज और, NAILS नेल्स, फंगल इन्फेक्शन। नेल्स टेढ़े मेढ़े उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, ऐसे कंडीशन में नेल्स खराब हो जाती है, ठीक। दांत, यहां तक की एक चीज और, दांत, एक कहानी यहां पे कि दांत का टूट टूट कर गिरने लग जाना, टूट टूट कर गिरने लग जाना, अपने आप दांत क्या है टूटने लग गए उम्र के साथ साथ। नाखून को ऐसा करो तो ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे नाखून से नाखून ऐसे करिए तो नाखून ऐसे निकल जाते हैं। उस कंडीशन की दवा भी हमारी कौन सी है, वेनेरियो 1। जब नाखून अपने आप ऐसे टूट जाए, नाखून टेढ़े मेढ़े हो जाए किसी बीमारी की वजह से, तो उस समय की दवा हमारी क्या है, वेनेरियो 1, ठीक। ये सब चीजें अक्सर आके आपके पास पेशेंट बोलेगा, डॉक्टर साहब आजकल नाखून बड़ी जल्दी टूट जाते हैं। भाई कुछ लोग को नाखून, लेडीज खासकर नाखून को रखने का शौक है उनका, और कहीं डॉक्टर साहब वो आजकल नाखून बड़ी जल्दी टूट जाते, तो उसकी कौन सी दवा है, वेनेरियो 1, ठीक है दोस्तों। ये रही बात आज की कहानी यहीं तक। और कल हम जो आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है विब्रेनम ओकुलस वेरेनिका ऑफिसिनेलिस विन का माइनर 3 प्लांट्स, और जो वेनेरियो ग्रुप का हिस्सा है। तो 3 प्लांट और जब हम स्टडी कर लेते हैं तो वेनेरियो 1 हमारा द एंड हो जाता है, इसकी कहानी एंड हो जाती है कि हमें वेनेरियो 1 कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही होंगी, और हम इसी उम्मीद के साथ आज की इस क्लास के चैप्टर को क्लोज करते हैं। फिर मिलेंगे कल उन 3 प्लांट के साथ, जिन 3 प्लांट्स की आपको स्टडी से आप परफेक्ट समझ जाएंगे कि हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का वेनेरियो 1 कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, कैसी कैसी कंडीशन पे इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, क्या क्या चीज़ें मरीज हमें बताएगा, और क्या क्या चीज़ें हमें समझना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं उन 3 प्लांट के साथ जिन 3 प्लांट की स्टडी हमें कल करानी है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की पाठशाला को दाइन विराम देते हुए आपसे फिर बात, ठीक है। थैंक यू सो मच।